अच्छा बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो हमारे पास आज मैं तुम लोगों को सेंड करूंगा, बल्कि मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा सेल का चैप्टर बेटा, लेक्चर 1 लेक्चर 2। सही है। सेल के बेटा 3 लेक्चर्स हैं, तकरीबन 3 से 4। मैं बता देता हूँ, बल्कि यहाँ नहीं है, 1 मिनट। सेल के जो लेक्चर्स हैं, दो हुए हैं बेटा अभी। एक सेल का लेक्चर 1, ये वाला। उसमें मैंने न्यूक्लियस वगैरह, हाँ न्यूक्लियस पूरा पढ़ाया था एज पर एम डी कैट। उसके बाद फिर आपके पास मैंने पीएमसी के सिलेबस के एतबार से ऑर्गेनल्स पढ़ाए थे। अगर आप पीएमसी का सिलेबस देखो, उसमें बेटा आपको पता है कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं सेल चैप्टर में। एक आपके पास कौन सा है बेटा, सेल वॉल। एक आपके पास कौन सा है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन। एक आपके पास कौन सा है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और आपके पास ऑर्गेनल्स भी बहुत सारे नहीं है, थोड़े थोड़े से हैं। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो हमने पढ़ लिया था। बिल्कुल, गोल्जी बॉडीज और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। सही है, तो ये चीज़ है आपके पास। तो अब जो मैं इंशाल्लाह जो पढ़ा रहा हूँ वो हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। आपको बस एक मेहरबानी क्या करनी है इसमें, जब आप ये पूरा लेक्चर देख लो, दोबारा देख लो, यानी कि जब आप ये मैं अपलोड करूंगा, उसके बाद फिर आपको अपनी सिन बोर्ड से आपको बाकी ऑर्गेनल्स भी एहतियातन आप लोग पढ़ लेना, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम वगैरह। नहीं समझ में आए तो पूछना, ताकि चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। अच्छा, इसके मैंने नोट्स भी बनाए हुए, बोलोगे तो ये वाले आई गेस सेंड किए हुए थे, नहीं किए हुए थे मुझे बता देना। ये शायद मुझे करे। है ना, मैं ठीक है ये बस। सर सर। है बस, सही। जी जी। देखो इसमें पुरानी सिन बोर्ड, न्यू सिन बोर्ड है, और ये सेल मेम्ब्रेन अच्छा लिखा हुआ है इसमें, दोनों को मिला के। देखो बेटा, सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम होता है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जी सर। नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही है। और इसको सेमी पर और इसको हम लोग सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आसान लफ्जों में चलो, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन किस किस में पाई जाती है, हर ऑर्गेनिज्म में जिसमें सेल है, यानी कि प्लांट्स में, एनिमल्स में, प्रोटोक्टिस्टा में, प्रोकैरियोट्स में, फंजाई में। तो आपके पास पांचों किंगडम्स हो गए ना पूरे, फंजाई, प्लांट्स, एनिमेलिया, और आपके पास ये कौन सा लिख दिया मैंने पता नहीं, प्रोटोक्टिस्टा। सब में हो गया आपके पास। सही। और ये प्रोकैरियोट्स हो गया। तो उस वायरस को हटा दो, क्योंकि वायरस सेल नहीं है। तो सेल मेम्ब्रेन तो सब में कॉमन है। तो सेल वॉल किसी में है, किसी में नहीं, वॉल आगे। सही है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एसिमेट्रिकल होती है, यानी कि इसका शेप कुछ प्रॉपर नहीं होता है, एक चेंज होता रहता है शेप। पोरस होती है, क्योंकि उसमें पोर्स होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में काम आते हैं। पतली होती है। जी। और सेमी परमिबल। सेमी परमिबल का मतलब होता है जो कुछ सब्सटेंसेस को आने दे, कुछ को ना दे। तो सेमी परमिबल का कौन नाम होता है बेटा, आप सबको याद होगा, आश। परमिबल। अच्छा, और सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनती है। सेल मेम्ब्रेन अभी जैसे हमने टॉपिक डिस्कस किए थे, सेल मेम्ब्रेन मिलके बनती है फॉस्फोरस का हेड होगा और लिपिड की टेल होगी। फॉस्फोरस का हेड होगा, लिपिड की टेल होगी। तो ये आपके पास बाइलेयर होगी। इसी तरह आप कर लो, बीच में आपको पता है चैनल प्रोटीन्स होते हैं। चैनल प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं, सरफेस पे भी होते हैं। तो ये कुछ सेल मेम्ब्रेन में है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ, सेल मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। हाँ बेटा, ये लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनती है। तो सही है, ये पूरी बुक की लाइन है। तो जब सेल मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ आ जाए, तो आपको फॉस्फोरस नहीं लिखना, वहां पे आप क्या लिखोगे, लिपिड एंड प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड्स। हाँ, तो फॉस्फोरस बेशक हो, लेकिन ये बुक की लाइन है तो इसलिए वो फॉलो करनी है। थिकनेस इसकी 1.5 माइक्रोन इन थिकनेस है। और ये 2 लेयर्स पर मुश्तमिल है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। 2 लेयर्स, यानी कि एक लेयर में एक फॉस्फोरस, एक टेल। अच्छा, एक फॉस्फोरस के साथ कितनी लिपिड की टेल है, तो आपका आंसर होना चाहिए 2 लिपिड की तो टेल। सही। अच्छा, जो लिपिड्स होते हैं वो कौन कौन से लिपिड्स होते हैं जो हमारी सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, स्टिरॉल हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं। और लिपिड का क्या काम है हमारी सेल मेम्ब्रेन पे,
भाई लिपिड जो है वो पानी के दोस्त नहीं होते। यानी कि अगर वाटर मॉलिक्यूल को आना है तो वो यहाँ तक तो आ रहे हैं बहुत सारे, ये तो गुजरने दे रही है, लेकिन ये ज्यादा मुंह नहीं लगा रही। तो अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे 5 वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर आने हैं, तो सेल के साइटोप्लाज्म तक बस 2 आएंगे। तो जिसने बाकियों को रोका है, किस वजह से रोका है, क्योंकि उसके पास कौन सी टेल है, लिपिड की टेल है। ये पानी को दूर फेंकेगी, रिपेलेंट है, वाटर रिपेलेंट। तो अगर बहुत ज्यादा पानी अंदर आ जाता तो सेल बर्स्ट हो जाता एंडोस्मोसिस से, तो वो चीज सही नहीं होती। तो इसलिए ये बरकरार रखता है स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में बेटा दो चीजें, फास्फोरस का हेड है जो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग, और टेल होती है जो हाइड्रोफोबिक होती है, जो कि वाटर हीटिंग होती है। जो हेड, सही। बिल्कुल, जो हेड होता है वो ऊपर ऊपर मौजूद होता है, जो टेल होती है वो नीचे है। तो क्या लिखा हुआ है, जो हेड होता है वो सरफेस में मौजूद है और मिलके बनता है फॉस्फेट से, फॉस्फेट्स। सर इसमें कोलिन नहीं आता? हाँ बेटा, कोलिन भी है। कोलिन फिलहाल सिलेबस में इस टॉपिक पे जिक्र नहीं था, वैसे फॉस्फोलिपिड के साथ बिल्कुल कोलिन भी मौजूद होगा, बिल्कुल कोलिन भी है। और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। अच्छा, एक और भी चीज, जो फॉस्फोरस और लिपिड जो टेल लगी हुई होती है, जिसमें जो फॉस्फोरस वाला जो पार्ट है वो पोलर होता है, और जो टेल होती है वो नॉन पोलर होती है। जी। तो अगर आप देखो, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन फॉस्फोरस का इस तरफ है। तो जो हेड है ये एक दूसरे से अपोजिट है, पोलर एंड्स। और जो नॉन पोलर एंड्स है ये एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, सामने, फेस टू फेस। तो जो नॉन पोलर चार्जेस हैं वो एक दूसरे को फेस करें, और जो पोलर एंड्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है। और ये एक लाइन है, पंजाब बोर्ड में भी है ये, बिटवीन एवरी टू फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल लाइज अ मॉलिक्यूल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। यानी कि हर दो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के दरमियान एक बीच में कौन सा मॉलिक्यूल लाई करेगा, बीच में मॉलिक्यूल होगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का। ये मैंने कोलेस्ट्रॉल जैसे बना दिए, कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल होता है हर दो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के दरमियान। हम जो कहते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन कुछ चीजों को जाने देती, कुछ चीजों को जाने नहीं देती, तो वाटर आराम से गुजर जाता है, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड गुजर जाते हैं। जो बड़े सब्सटेंसेस होते हैं और जो मतलब जो चार्ज होते हैं, समझो गैसेस जो नहीं होती, गैसेस भी आराम से गुजर जाती हैं। तो जो बड़े सब्सटेंसेस है, लार्ज साइज के हैं, पोलर हैं, वो गुजरते हैं इन रास्तों से, ये प्रोटीन्स के रास्ते बने हुए। और इन चैनल्स को हम लोग कहते हैं बायो में प्रोटीन चैनल्स, या इनको कैरियर प्रोटीन्स भी कहते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी कहते हैं। तो ये सेल में मौजूद जी। होते हैं, एक होते हैं बहुत बड़े से, और एक होते हैं सिर्फ सरफेस पे लगे हुए होते हैं। दोनों का काम क्या है कि उन मॉलिक्यूल्स को बाहर से अंदर या अंदर से बाहर लेके जाना, जो सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते। और ये जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, आज तक किताबों में लिखा हुआ है, ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ये इन दो साइंटिस्ट ने पेश किया था बेटा, सिंगर और निकलसन ने, 1972 में। और ये होता है बेटा फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड का मतलब क्या, कोई चीज जो फ्लो कर रही है। और मोजाइक का मतलब यहाँ पे होता है, दो मतलब है। एक तो मोजाइक का मतलब होता है बेटा एक ऐसा पैटर्न जो आप ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा बीडेड स्ट्रक्चर है, यानी कि दानों से भरपूर। तो ये जो पैटर्न बनता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल का, ये वाला सेल मेम्ब्रेन का पूरा जो पैटर्न है, इस पैटर्न को हम लोग बायो में क्या कहते हैं, मोजाइक पैटर्न। और मोजाइक का एक और जो मतलब हो गया, वो एक और मतलब क्या हो गया, सॉलिड। तो ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, इसमें यानी कि साइंटिस्ट ने कहा था एक चीज ऐसी है जो सॉलिड की मानंद है, एक चीज ऐसी है जो लिक्विड की मानंद है। अब सॉलिड कौन है और लिक्विड कौन है, ये देखना है। तो उन्होंने किस चीज को सॉलिड से तशबीह दी थी, हिबा बेटा आवाज आ रही है ना, और किस चीज को उन्होंने हाँ जी, लिक्विड, जी। ठीक है। ये जो फास्फोरस का एक्चुअली जो है, बैकग्राउंड की वजह से ऑफ किया मैंने लाइक। जो फास्फोरस का हेड और लिपिड की टेल, ये फास्फोरस का हेड और लिपिड की टेल, इस दोनों को साइंटिस्ट ने मिला के कह दिया था कि ये दोनों चेंज होते रहते हैं शेप, तो इनको साइंटिस्ट ने कह दिया था ये फ्लूइड जैसे हैं। और इनके दरमियान में ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, कैरियर प्रोटीन्स बड़े से, इनको साइंटिस्ट ने कहा था कि ये एज अ क्या काम करते हैं, एज अ सॉलिड काम करते हैं। और इनकी एग्जाम्पल है। साइंटिस्ट कैसे दी थी, जस्ट लाइक आइसबर्ग्स इन द सी। हाँ जी, हाँ अनस बोलो। नहीं नहीं सर, मैं बोला था सही।
तो बेटा हाँ, तो सॉलिड जैसे हो गए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और ये हो गए फॉस्फोरस का हेड और लिपिड की टेल, ये होगा आपके पास फ्लूइड। तो ये बना मॉडल फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अच्छा, इस मॉडल की दो पोस्टुलेट्स है बेटा। पहला पोस्टुलेट, पहला पॉइंट क्या है कि द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर, जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स मौजूद हैं, और ये प्रोटीन्स कैसे फ्लोट करें, जस्ट लाइक आइसबर्ग्स इन द सी। ये चीज इसमें ठीक है। दो किस्म के प्रोटीन्स होते हैं बेटा। जो एक जो बड़े से प्रोटीन है, जो सरफेस से लेके पूरे अंदर तक मौजूद है साइटोप्लाज्म तक, तो वो प्रोटीन्स का नाम होता है बेटा इंट्रिंसिक, जिनका एक और नाम है इंटीग्रल। ये सरफेस से लेके अंदर तक जाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं मेम्ब्रेन के नीचे तक। एक्सट्रिंसिक कौन से होते हैं, जो सिर्फ सरफेस पे रहते हैं, चाहे अपर सरफेस हो या लोअर सरफेस हो। इनका एक और भी नाम है पेरिफेरल, क्योंकि पेरिफेरल का मतलब ही होता है सरफेस। हाँ सॉरी, ई नहीं होगा, ये आई होगा। एक होगा Right. इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक, यानी कि एक होगा इंटीग्रल, एक होगा पेरिफेरल। जी। अच्छा, और क्या चीजें इसमें आसान 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 सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस। होते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस ये कि एज ए कैरियर काम करते हैं, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी काम आते हैं, यानी कि जो लो से हाई होती है। ये सेल मेम्ब्रेन को इलास्टिक नेचर भी प्रोवाइड करते हैं। और जो लिपिड्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, इनका क्या काम है, ये सेल मेम्ब्रेन को टर्जिडिटी देते हैं, क्योंकि लिपिड्स हमेशा स्ट्रेंथ देती है, एनर्जी देती है। और ये सरफेस सही। को कम करते हैं। सरफेस टेंशन का कम का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, सेल इतनी जल्दी बर्स्ट नहीं होगा। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी वही है कि ये प्रोटेक्शन देती है, और ये परमीबल यानी कि ये चीज़ों को आने जाने की इजाज़त देती है, क्योंकि अगर सेल मेम्ब्रेन ना हो। अच्छा देखो, एक और भी चीज़, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सी होती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में एक और वॉल होती है, उसको कहते हैं सेल वॉल। अब जो सेल वॉल जी। होती है ना बच्चों, याद रखना, वो होती है फुल्ली परमीबल, ये सबको आने देगी। तो ये कोचिंग है जो कह रहा है सारे बच्चे आ जाएं, बी ग्रेड, ई ग्रेड, सी ग्रेड, सब, ए ग्रेड, बी ग्रेड। और अनस। और बिल्कुल एक कोचिंग है कि भाई टेस्ट सारे दे दो, लेकिन जो है बच्चे होंगे वही पास। सिलेक्टिव। तो वो सिलेक्टिव है, तो सेल जी जी। मेम्ब्रेन सिलेक्टिव है, सेल वॉल फुल्ली है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर ये है नहीं सबको है। आने की इजाजत दे रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन छांटी कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो माइनस कर रहा है चीजों को, ताकि ताकि सेल जो है वो उसमें उसकी परमेबिलिटी बरकरार है, वरना सेल में मेंटेनेंस नहीं होगी चीजों की, तो वो डिस्टर्ब होगा मेटाबॉलिज्म। सही बात है। अब सेल, पीएमटीसी कह रहे सब आओ टेस्ट दो, फिर एमटी कैंट से छन जाते बच्चे। बिल्कुल सिर्फ, बिल्कुल एग्जैक्टली, 9,000 10,000 बच्चों में से सिर्फ कुछ 100 सिलेक्ट होते हैं ना, तो वही वाली बात। तो वही परमेबिलिटी और सेल मेम्ब्रेन में क्या लिखा हुआ है कि अब आने जाने की इजाजत जो होती है वो दो प्रोसेसेस से होती है। अगर हाई से लो आ रहे हैं तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। बेशक देखो, जैसे ये सेल है, सिर्फ आने को नहीं कहते, जाने को भी आप कह सकते हो इसमें। जैसे ये सेल है, दिस इज अ सेल, ये इसका बाहर का स्ट्रक्चर है, ये बाहर का एनवायरनमेंट है। अगर कोई चीज बाहर से अंदर आ रही है हाई से लो, तो ये भी पैसिव है। और अगर इसके पास कोई चीज हाई है, यहाँ से बाहर जा रही है, तो उसको कहते हैं लो। तो हाई से लो ये भी हो गए, तो दोनों को हम लोग कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जिसमें एनर्जी चाहिए, सही। आप बोलोगे नहीं। जिसमें एनर्जी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और याद रखना बच्चों, जो चीज़ हाई से लो जाती है उसको बायो में कहते हैं टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये बहुत मशहूर वर्ड है, हाँ। टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और जो चीज़ कभी लो से हाई जाती है उसको कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सही है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ही दो मजीद आती हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो आती हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो आती हैं। एक होता है बेटा डिफ्यूजन, और एक होता है आपके पास ऑस्मॉस। ऑस्मोसिस। फर्क बस एक ही चीज का है, ऑस्मोसिस में लिक्विड चीजें हाई से लो जाती हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, पानी हो गया। डिफ्यूजन में गैसेस। फिर डिफ्यूजन की मजीद दो टाइप्स होती हैं, डिफ्यूजन की मजीद दो टाइप्स, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन।
जो विदाउट कैरियर प्रोटीन्स होगा या विद कैरियर प्रोटीन्स? आप बोलोगे जिसमें प्रोटीन इन्वॉल्व ना हो, वो सुकून से सेल मेम्ब्रेन से जाएगी। यानी कि अगर कोई चीज, अगर कोई गैस है, वो यहाँ से यहाँ सुकून से आ रही है, विदाउट हेल्प ऑफ एनी मॉलिक्यूल, सिंपल। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये आपके पास सिंपल डिफ्यूजन है। और अगर कोई गैस का मॉलिक्यूल, समझो कोई भी मॉलिक्यूल इसके जरिए से आ रहा है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से, तो ऐसी डिफ्यूजन को कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या है? कोई चीज उसको क्या करिए, फैसिलिटेट करिए, हेल्प करिए। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमेशा कैरियर मॉलिक्यूल्स का जिक्र होता है, कैरियर। सर तो फैसिलिटेट के अंदर भी एनर्जी नहीं चाहिए होती? नहीं नहीं, उसके लिए भी एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों डिफ्यूजन की टाइप्स है ना, ये चीज़ है। और दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी कभी नहीं होती, क्योंकि चीज़ें हाई स्लो हो जाती है उसमें, कौन कौन सी चीज़ें नाम से गुजर जाती है? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स। और ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस भी वही है, हाई से लो में चीजें जाती, बस उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का जिक्र होता है, लिक्विड का। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसमें चीजें जाती लो कंसंट्रेशन से हाई, और ये जाती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसके लिए उनको चाहिए होती है एनर्जी। आ, क्या लिखा हुआ है इसमें? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चीजें लो से हाई जाती हैं, और कैसे कैसे जाती हैं? क्या क्या चीजें जाती हैं? जब हमारा फूड एब्जॉर्ब हो रहा होता है हमारे इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड में, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल। हमारी बुक में सर कितना बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है। हो रहा है बैकग्राउंड में, शोर हो रहा है, वाह, सही। अच्छा, तो आपके पास फूड हो गया, एक्सेस ग्लूकोज, आयन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब कैसे जाते हैं आपके? आपके एब्जॉर्प्शन होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, और आपको फूड की एब्जॉर्प्शन होती है आपके पार्ट में, उसको कहते हैं हम लोग बायो में, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है इलियम। इलियम। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आपको चाहिए होता है कभी एक प्रोटीन, तो प्रोटीन ऐसा क्या काम करता है? कैरियर के तौर पे काम करता है। और जो अच्छा, चीजें चली गई वो चली गई, तो इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? यूनि डायरेक्शनल। यानी जो बाहर गई तो वो गई। बिल्कुल, और जो अंदर आ गई वो अंदर आ गई। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो चीजें आती हैं। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो से हाई कोई चीज सेल के अंदर आ रही है, तो वो एंडोसाइटोसिस है, सेल के अंदर आना। एंडो मीन्स इनसाइड, साइटो मीन्स सेल, सिस का मतलब प्रोसेस। अगर, अच्छा, अब एंडोसाइटोसिस फर्दर डिवाइड होता है दो चीजों में। अगर कोई सॉलिड फैक्टो हो चीज आ गई रही तो फैगोसाइटोसिस, और अगर कोई लिक्विड आ रही है तो तो पिनोसाइटोसिस। पीना। तो इसीलिए हम लोग ये तो फैगो को इजी। कहते हैं सेल ईटिंग प्रोसेस। वही बात हो गई, फैगो का मतलब हो गया ईटिंग, साइटो मतलब सेल, सिस मतलब प्रोसेस। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मजीद दो टाइप्स का है, फैक्टो और पीना। टोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगो मीन्स आना, मतलब सॉरी, फैगो मीन्स खाना, पिनो मीन्स पीना। सही। अच्छा, इसमें बेस्ट एग्जांपल है व्हाइट ब्लड सेल, जब हमारे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं। पिनोसाइटोसिस का एक और नाम है सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल आता है सेल के अंदर, पानी का, लिक्विड का, इसको सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। और इसी तरह हार्मोन्स, लिपिड्स वगैरह ये सब आ जाते हैं। कोई भी चीज़ जब सेल के बाहर जा रही हो, उसको बायो में कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। लेकिन दोनों में एक चीज़ बतानी थी आप सबको, अगर किसी चीज़ को अंदर आना है तो वो किस तरह, जैसे ये सेल है, इस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आना है, तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होगा? फिर ये से थोड़ा सा मॉलिक्यूल कर्व होगा। सेल के अंदर अटैच हो जाएगा सेल की सरफेस से, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है? सेल की मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होगी, अंदर से फोल्ड होगी, ये रहा तीसरा स्टेप। और चौथा और आखिरी स्टेप क्या है? कि ये सेल पूरा वापस हो गया, और ये जो मॉलिक्यूल था ये सेल के अंदर आ गया। ये फिलहाल एंडोसाइटोसिस हुई है। इसी को अपोजिट कर दोगे तो एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी। ये चीज होती है इसमें। तो ये था आपके पास कौन सा टॉपिक?
ये था आपके एच पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। सेल में प्लाज्मा। सेल मेम्ब्रेन में एक और चीज बतानी है। सेल मेम्ब्रेन में एक और चीज बतानी है कि वह बेटा कोशिश करो कि ऐसी जगह बैठो कि जहाँ शोर ना हो। बहुत शोर आता है, सबसे ज्यादा तुम्हारी तरफ से शोर आता है वह बैकग्राउंड, तो पूरा ना प्रॉब्लम हो जाती है। वो फिर कोशिश करो कि जरा आइसोलेटेड एरिया में देखो। अच्छा, ज्यादातर तो बेटा ये भी चीज है, ज्यादातर जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स पाए जाते हैं वो तकरीबन 50% लिपिड्स पाए जाते हैं और 50% प्रोटीन्स है। तो इसलिए कहते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। कार्बोहाइड्रेट बहुत थोड़ा सा पाए जाते हैं, और किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में पाए जाते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये आपकी बने हुए भी हैं। ये आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड यानी बना हुआ। तो ग्लाइकोप्रोटीन सिर्फ इस तरह पाए जाते हैं, थोड़े थोड़े से डंडे से निकले हुए रहते हैं। असल जो सेल मेम्ब्रेन होती है 50% लिपिड है, 50% प्रोटीन है। और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का वेट कितना है? बस 5 to 10%। तो जब 50% लिपिड है, 50 वही देखो ना, प्रोटीन है और असल चीज पाँच तो दस ये तो बस बस जो 110% कैसे होगा? नहीं नहीं है वो, ये होता है एज ए एवरेज काउंट करते हैं। 50% लिपिड है ना, तो ये अप टू 50% है। अप टू अच्छा परसेंट अच्छा अच्छा। यानी कि अब कोई फार्मेसी होती है उसमें लिखा होगा अप टू 10% डिस्काउंट। तो उसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट 10% है, वो कह रहे हैं अप टू 10%, यानी कुछ कि पे। 8%, 5%, 10 से ऊपर नहीं है, तो इसकी उन्होंने रेंज बता दी अप टू 10%। तो तकरीबन 40-45% लिपिड्स है, थोड़ा सा बाकी प्रोटीन है। फिर जो बचा खुरचन वो समझो 5 to 10% ग्लाइको वो है कार्बोहाइड्रेट है। और जो सेल मेम्ब्रेन से जो पुराना मॉडल है ना, उसको कहते हैं हम लोग सैंडविच मॉडल। और उसका एक और भी नाम है यूनिट मेम्ब्रेन। और इसका साइंटिस्ट अलग है, इसका साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्टसन। बुक में पिक्चर नहीं है। ये वाली तो सेल मेम्ब्रेन की मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। उसमें उसमें इन्होंने जो बात करी थी वो ज्यादा काम की नहीं थी। यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, उसमें उन्होंने उल्टा कह दिया था। उसमें उन्होंने क्या क्या कहा था, ये देखो आप। हम्म, हम्म, नहीं, यूनिट मेम्ब्रेन अच्छा नहीं आ रहा, सैंडविच मॉडल बता। सैंडविच मॉडल, इसमें इन्होंने कहा था कि ऊपर भी प्रोटीन है और नीचे भी प्रोटीन है। समझ गए? इसमें उन्होंने कहा था कि ये पूरा प्रोटीन है, ये पूरा प्रोटीन है, और बीच में कौन से बेचारे फॉस्फोरस है, फॉस्फेट। लिपिड की टेल फॉस्फोरस, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये कैंसिल आउट हो गया था। अब क्या है? फॉस्फोरस का हेड, लिपिड की टेल, ये दोनों है सरफेस पे, प्रोटीन इनके साथ साथ लगे हुए हैं। इस तरह है। तो ये इस तरह है और कुछ सरफेस पे लगे हैं बस। ऐसा नहीं है कि फॉस्फोलिपिड जो है इनके बीच में सैंडविच बन गए। तो सैंडविच मॉडल जो है वो कैंसिल आउट हो गया था, थ्योरी ये गलत हो गई थी। ये आपकी सिंक बोर्ड में है। तो सेल मेम्ब्रेन में अभी हमने कहा कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होते हैं बच्चों? वो आपके ग्लाइकोलिपिड्स और पास दो फॉर्म्स ग्लाइकोप्रोटीन। में तकरीबन, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं ना, ये बड़े प्यारे होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। हाँ, जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ना, समझो वही हमारे एज ए एंटीजन काम करते हैं। यानी कि अगर आरबीसी की सेल सरफे आर एक सेल है जिसका नाम है आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल। उसकी सेल मेम्ब्रेन पे उसकी सेल मेम्ब्रेन पे अगर ग्लाइकोलिपिड, सॉरी, उसकी सेल मेम्ब्रेन पे एक ग्लाइकोप्रोटीन लगा हुआ है, जिसका ये स्ट्रक्चर बना दिया मैंने थोड़ा सा, और इसका नाम है ए। तो समझो इन शॉर्ट ये ग्लाइकोप्रोटीन एक एंटीजन के तौर पे काम आ रहा है, उस एंटीजन का नाम है ए। तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। समझ गए? तो ग्लाइकोप्रोटीन से ही मिलके क्या बनते हैं? एंटीजन्स। एंटीजन्स याद होगा क्या होते हैं? एंटीजन ये लिखा हुआ है। एंटीजन बेटा दो किस्म के होते हैं, एक होता है बदमाश जो बाहर से आते हैं, जिनकी वजह से हमें बीमारियां कॉज होती हैं। और एक एंटीजन वो होते हैं अच्छे शरीर से, जो हमारे रेड ब्लड सेल के सरफेस पे लगे हुए होते हैं। और ये किससे मिलके बनते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन से। अगर मेरे रेड ब्लड सेल के सरफेस पे एंटीजन ए है तो मेरा ब्लड ग्रुप ए है। अगर एंटीजन बी है तो मेरा ब्लड ग्रुप बी है। अगर दो एंटीजन्स लगे हुए हैं तो मैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट हूँ, यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी है। और कोई भी एंटीजन नहीं है मेरी रेड ब्लड सेल के सरफेस पे, तो मैं यूनिवर्सल डोनर हूँ। तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ। तो क्या ग्लाइकोप्रोटीन का सेल की सरफेस पे मौजूद होना जरूरी है? बिल्कुल है, क्योंकि यही आगे जी। जाके एंटीजन्स बनाते हैं जो हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते हैं। समझे? मी शक्तिमान। ये चीज है। ये देखो आप इसकी इंपॉर्टेंस।
और जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं? वो ग्लाइको जो लिपिड है वो सेल टू सेल इंटरेक्शन के काम आते हैं, यानी कि एक का ग्लाइकोलिपिड दूसरे ग्लाइकोलिपिड से अटैच्ड है, अडेशन के तौर पे काम आते हैं। ये आसान लफ्ज़ों में बता दी, ये एज अ रिसेप्टर के तौर पे काम आते हैं। रिसेप्टर क्या होता है? तो चीज़ें को रिसीव करे। इम्यून मुझे रिस्पॉन्स। ग्लाइकोलिपिड से ज्यादा अच्छा इसका फंक्शन बिल्कुल ग्लाइकोप्रोटीन्स है, और इन दोनों को मिला के चूंकि ये सेल के सरफेस पर होते हैं, इनसे चीजें आइडेंटिफाई होती हैं, तो इसको हम लोग सेल सरफेस मार्कर भी कहते हैं, दोनों को मिला के। यानी कि अगर मैंने एक सेल बनाया, उसके ऊपर उसका एक मार्कर बनाया, और ये मार्कर है ग्लाइकोलिपिड से बना हुआ, तो इससे ये पता लग जाएगा कि इससे हमेशा कौन सा मॉलिक्यूल अटैच होगा। समझो मॉलिक्यूल ए लगेगा तो इससे हमेशा मॉलिक्यूल ए ही लगेगा। ये कैसे पता चला? क्योंकि ये ऐसा क्या काम कर रहा है? सेल सरफेस मार्कर के तौर पे काम कर रहा है। इसी को कहते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो अपने साथ स्पेसिफिक चीजों को क्या करते हैं? अटैच करते हैं। ये चीज होती है रिसेप्टर। अगर स्पेसिफिक ना हो तो पूरा सत्यानाश हो जाए काम का। तो ये आपके पास है, ये जो पूरा लेक्चर है ना, ये मैंने डेडिकेट किया, ये पूरी वीडियो समझो ये स्पेशली है सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन चूंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो सेल मेम्ब्रेन की ये वीडियो है। अब थोड़ी देर बाद बेटा वीडियो भेजता हूँ बस खाना खा के, सॉरी मैं लेक्चर का लिंक भेजता हूँ सेल वॉल का, ताकि हमारा ये सेल वॉल एटलीस्ट हमारा यहाँ तक खत्म हो जाए। सही है ना सेवा? चल सेल मेम्ब्रेन यहाँ खत्म। सेल मेम्ब्रेन बेटा यहाँ खत्म, बिल्कुल। तो मैं बस से 15 मिनट पे लिंक भेज रहा हूँ दोबारा। सही है। और आप रिकॉर्डिंग बंद करिए, फिर बात। सॉरी। रिकॉर्डिंग बंद कर दें, फिर बात करें। हाँ बेटा, मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ ना, वरना फिर क्या होगा, फिर फायदा नहीं है, फिर मैं दोबारा भेज दूंगा, मसला नहीं, मैं इसको यहाँ स्टॉप कर देता हूँ।